हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ना, इसका अध्ययन करेंगे। जो अपना चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जय प्रक्रम की परिभाषा जान लेते हैं कि जय प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो जय प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जो प्रक्रम होते हैं वो जो जीव होता है उसके अनुरक्षण का जो कार्य करता है उसको हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है तो उसको अपन सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के आधार पर अपन देख सकते हैं तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले आएगा पोषण। पोषण का मतलब होता है जो जीव होता है वो अपना भोजन किस प्रकार से करता है। ठीक है, पोषण आएगा। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत दूसरा आता है शोषण। ठीक है, पोषण सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करना अति आवश्यक होता है, तो श्वसन प्रक्रम आएगा। उसके बाद में तो तीसरा प्रक्रम आएगा वो वहन है ना, वहन आएगा। उसके बाद में आ जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से जैव प्रक्रम के अंतर्गत अपन सब इसको पढ़ेंगे, पोषण को पढ़ेंगे, श्वसन को पढ़ेंगे, वहन और उत्सर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषण की ना, तो पोषण के आधार पर अपन देख सकते हैं तो पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना। ठीक है, जो भोजन ग्रहण करना उसको हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, जो भोजन पचता है उसका अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। ठीक है, शरीर के अनुरक्षण के लिए हम भोजन का उपयोग करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। तो पोषण के आधार पर हम जीवों को मुख्य रूप से दो समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, जो पोषण होता है, पोषण को हम दो समूह में बांट सकते हैं जीवों को। तो पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि जो पोषण होता है जीवों द्वारा जीव उस पोषण को स्वयं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजय पदार्थों, ठीक है, जो अजय मतलब जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनको, जैसे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एवं पानी और सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आता है से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आपको परिभाषा समझ में आ रही होगी कि पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजय पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम कहेंगे स्वपोषी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट आप सबको समझ में आ रहा है कि स्वयं पोषी पोषण क्या? स्वपोषी पोषण वह होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो अजय पदार्थ होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य से जो प्रकाश होता है उसके द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम स्वपोषी पोषण कहेंगे। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं हरे पौधे होते हैं। ठीक है, फिर अपन इसके विपरीत बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण होता क्या आखिर है ना, तो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है ना, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। स्वयं का मतलब ये नहीं होता है कि खाना बनाना। ठीक है, वो होता है कि वह जीव अपनी भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहता है। ठीक है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। आप देख सकते हैं कि मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाता है, तो वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त जो चीज़ जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो मानव अन्य जीव की बात करते हैं तो ये अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है इसको। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विषमपोषी पोषण। तो आपको पता चल गया होगा कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, है ना। जीव अपना पोषण दो प्रकार से करते हैं, तो जीव एक होता है स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, अगली बात क्या करते हैं कि स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। ठीक है, तो वैसे आमतौर पर अपन बात करते हैं जो स्वपोषी पोषण होता है वो पौधों के अंदर होता है। ठीक है, और जो हरे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है, लेकिन कुछ जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण करना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उनके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना, तो आपको ये लग रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रासायनिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, इस रासायनिक समीकरण को आप देखते हैं
तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब जल होता है, जल भी होना अनिवार्य है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, प्रकाश किसका होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, और वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या, एक कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो गया, और इस प्रकार से ऑक्सीजन, जो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं, ठीक है। तो आप और ऑक्सीजन को त्यागते हैं, और उनसे जो पत्तियां होती है उनसे क्या, जल भी निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हुआ। तो आपको समीकरण भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो लिख रखा है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर सूर्य का प्रकाश होगा, जो कि आपको कहीं खरीद के नहीं लाना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश तो वैसे मिल जाता है, ठीक। सूर्य के द्वारा जो सूर्य होता है उसके द्वारा प्रकाश मिलता है जो पौधों में ना, और क्लोरोफिल इनके अंदर वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो प्रत्येक पादप होते हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का इनका वर्णक पाया जाता है। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं से खरीद के नहीं लानी पड़ती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वायुमंडल में पाई जाती है ना। तो ये जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे रहते हैं तो उनके स्थलीय जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी तरफ वहाँ पे पाई जाते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद में फिर आ जाएगा जल, है ना। जल कहाँ से मिलेगा, जल स्थल से मिलता है ना, से ऊपर से गिरता है। तो वो स्थल के द्वारा जो जड़ होते हैं, जड़ों के द्वारा, ठीक है, जड़ों के द्वारा जो मिट्टी से होता है, मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको यह सब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से किस किस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला होगा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होगी, फिर क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, उसके बाद में जल की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगे उनको, है ना, पादपों को। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटना होती है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी घटना होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पहली घटना होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, है ना। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक वर्णक होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है ना, उस प्रकाश ऊर्जा को ये किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना तथा जल अणुओं का, जो जल के अणु होते हैं, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, ठीक है। जल के जो अणु होते हैं, जल का सूत्र आप सब जानते हो H2O होता है, तो उसके अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। उसके बाद में फिर प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। इस प्रकार से ये घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर, ये 3 घटनाएं पाई जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर अब अपन बात करते हैं, अपना पोषण पढ़ लिया, ठीक है। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पोषण 2 प्रकार का होता है, पहला होता है स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो अपने स्वपोषी पोषण पढ़ा, तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत अपने क्या पढ़ा कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की भी उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है ना। इन कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वो अपना भोजन प्लांट्स होते हैं वो स्वयं करते हैं। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा आ गया रंध्र, ठीक है। रंध्र क्या होता है, ठीक है, रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र स्टोमेटा, ठीक है। रंध्र का मतलब होता है एक प्रकार का क्या होता है, जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना। आप देखना कि जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। जल होता है उसका वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होता है, जितना जल वो प्लांट्स क्या होता है, जो ये आप देख सकते हैं ये प्लांट्स होता है, ठीक है। इस प्लांट्स के अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो जो प्लांट्स जड़ों के द्वारा जो जल प्राप्त करता है, तो जो आवश्यक जल होगा वो प्लांट के अंदर रह जाएगा। जो अनावश्यक जल होगा वो क्या होगा, जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के द्वारा, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र के द्वारा उस वाष्पोत्सर्जन के रूप में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रंध्र क्या होता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती होती है ना, पत्ती के सतह पर आपने देखा होगा इस प्रकार से एक पत्ती होती है, ठीक है। इस पत्ती के जो सतह होते हैं, सतह भाग पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा मतलब रंध्र कहेंगे। तो रंध्र किसे कहते हैं, जो पत्ती होते हैं उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको हम रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के प्रमुख कार्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रंध्र के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रंध्र के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो रंध्र के कार्य देखो ना, तो रंध्र क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है, समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उनके लिए गैसों का अधिकांश जो गैस होता है आदान प्रदान, है ना। तो आपको पता है मुख्य गैस कौन, आदान प्रदान मतलब CO2 को लेता है प्लांट्स और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। तो इनका आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है, मतलब छिद्रों के द्वारा ही होता है। जो प्लांट्स की पत्ती में पाए जाते हैं उनके छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना इन पत्तियों के द्वारा ही होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है। आपने पहले देख लिया है कि जो पत्तियां होती हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो
वाष्पोत्सर्जन होगा। मतलब वाष्पोत्सर्जन मतलब जो जल होगा वो बाहर निकलेगा, वो पत्तियों से ही बाहर निकलेगा, ठीक है, पत्तियों के रूप में इसका वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया सब कुछ। फिर अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये, ठीक है, आप चित्र डायग्राम देख सकते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद रंध्र है ना, आप रंध्र देख सकते हैं। इस प्रकार से रंध्र होते हैं, देख रहे हैं, ये रंध्र छिद्र पाया जाता है, आप देख रहे हैं। इसके बाद में ये जो बाहर वाला ये द्वार कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के समय खुल जाते हैं तथा बाद में वापस सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार से इनका रंध्रों का खुलना और सिकुड़ना एक चलता रहता है, ठीक है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। फिर अपन आगे देखेंगे। अब अपना जो स्वपोषी होता था वो पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया ना। अब नेक्स्ट अपना आता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो आपको सबको ज्ञान हो गया होगा कि जो स्वपोषी पोषण होता है वो किस में पाया जाता है, वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्वपोषी पोषण पाया जाता है, ठीक है। अपन यहाँ पे बात करते हैं हेट्रोपिक्स जो न्यूट्रिशन होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन आता है अपना विषमपोषी पोषण, मतलब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है ये क्या होता है ना। तो विषमपोषी पोषण आपने पहले भी पढ़ लिया कि इसका मतलब होता है कि जो जीव होता है वह अपना भोजन बनाने के लिए किसी और पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य अपना भोजन बनाने के लिए किसी और का मतलब होता है जो उत्पाद होगा। जिससे अपन बात करते हैं पौधे हैं, ठीक है। तो पौधों के द्वारा सब्जियों के रूप में जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन उनके द्वारा बनाता है, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण की बात करते हैं तो विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अपन इसको देखें तो विषमपोषी पोषण एक तो हो गया प्राणी संपोषण, फिर आ गया मृतजीवी पोषण, फिर आ गया तीसरा आ गया परजीवी, ठीक है। तो जो विषमपोषी पोषण होता है वो कितनी प्रकार का है, एक तो प्राणी संपोषण हो गया, फिर मृतजीवी पोषण हो गया, फिर हो गया परजीवी पोषण, ठीक है। आपको समझ में आ रहा ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राणी संपोषण क्या होता है, ठीक है। एक को पढ़ेंगे ना, एक को अपन कवर करेंगे। सबसे पहले आता है प्राणी संपोषण। तो होलोजी क्या होता है, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें जो जीव होते हैं वह संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब जो भोजन खाएगा और उस भोजन का पाचन कहाँ होगा, तो वो होगा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो वो जो पाचन जो होगा वो किसमें होगा, बॉडी के अंदर होगा। जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो अमीबा होता है ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और मानव बहुकोशिकीय जीव है। इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, संपोषण पाया जाता है, ठीक है। मतलब प्राणी संपोषण की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे समझने वाली बात ये नहीं, इसमें देखो है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का ना, जो भी भोजन पदार्थ अपन करते हैं मुंह के द्वारा करते हैं, ठीक है, उनका अंत ग्रहण करते हैं। अंत ग्रहण मतलब शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। शरीर के अंदर उसको ग्रहण किया, फिर उसका पाचन हुआ, ठीक है। पाचन किसके अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, और बाद में पाचन के द्वारा उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मल के रूप में। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि अमीबा और मानव। फिर आता मृतजीवी पोषण, है ना। इसमें मृतजीवी स्पोरोफिटिक्स जो होता है इसको समझना, ठीक है, क्या होता है इसमें। आप इसमें देखो ना, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। तो जो मृतजीवी के अंतर्गत जो जीव आते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जो डेथ बॉडी होती है ना, जो मरे हुए शरीर होता है उसके ऊपर से जो डेथ मतलब जो मर जाते हैं ना, जो शरीर प्राणी मर जाते हैं, तो उनके ऊपर जाके क्या वो उनके द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, जो जीव होते हैं वो इनके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अपना भोजन किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब ये मृतजीवी जो मर जाते हैं, जो मरे हुए सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं फफूंदी और कवक, ठीक है। जो फंजाई होता है और फफूंदी है ना, ये इसका उदाहरण है, जो कि मृत जीव है ना, जो मर गए, उनके जो शरीर होता है उनके द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, ठीक है। फिर आया परजीवी पोषण। तो इसको समझना, परजीवी पोषण क्या होता है ना, जो परजीवी पोषण होता है, ये क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, ठीक है। परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है, परजीवी पोषण जो होता है वह किसी शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहकर अपने भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो दूसरे जीव पर रहता है ना, जो दूसरा जीव है उसके शरीर के ऊपर भी पाया जाता है और उसके शरीर के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा फिर क्या वो अपना भोजन करता है। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमरबेल होता है, ठीक है। अमरबेल किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। और जू होता है, ठीक है। जू कहाँ पर होता है, आपको सब जानते हैं, जू होता है सिर के ऊपर होता है, ठीक है। जो बाल होते हैं ना, जो शरीर के ऊपर होता है, उन बालों के अंदर क्या जू पाया जाता है, ठीक है। जू क्या होता है, वो जीवित इंसानों के ऊपर भी हो सकता है, पशुओं में भी पाया जाता है। वहाँ से क्या करता है, ये अपना पोषण वहाँ से प्राप्त करता रहता है। पिताकृमि की बात करते हैं, पिताकृमि कहाँ पर होता है, ये पिताकृमि होता है शरीर के अंदर होता है, ठीक है। ये पिताकृमि होता है शरीर के अंदर से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप विषमपोषी पोषण को समझ गए होंगे, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है ना। अमीबा एक प्रकार का जंतु है जो एक कोशिका जंतु है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है।
अमीबा क्या है, एक प्रकार एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो पहले स्टेज में आप देख सकते हैं कि अमीबा की संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको ना, जो अमीबा की संरचना वो कैसे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अमीबा की संरचना आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगी, इसकी अलग अलग अंगुलीनुमा संरचना होगी, ठीक है। इस प्रकार से प्रबंध निकले होते होंगे। तो ये क्या करता है, जो इसके जो ये इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है ना, अब एक कूटपाद है ना, एक कूटपादों के द्वारा अपना भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करता है, ठीक है। अब अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई खाद्य पदार्थ आता है, मतलब जो भोजन आता है, भोजन को अपनी पादा की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। जो इसके पादा, यहाँ इसको पादा बोल सकते हैं, कूटपाद बोल सकते हैं, ठीक है। ये कूटपादों की सहायता से कूटपाद को फैलाएगा और यहाँ पे भोजन का एक टुकड़ा आया, क्या है, भोजन का टुकड़ा आया। इस भोजन के टुकड़े को इसने क्या किया, यहाँ पे मतलब भोजन के टुकड़े को क्या करेगा, जो कूटपाद होते हैं उनके द्वारा इसको घेर लेगा, ठीक है। अब घेरने के बाद में एक जो खाद्य रिक्तिका होती है ना, इसकी बॉडी में कुछ रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। उन रिक्तिकाओं में ये क्या करेगा, उस जो भोजन का जो टुकड़ा होता है उसको रिक्तिकाओं में छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, चित्र के आधार पर आप देख सकते हैं खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। तो जो रिक्तिका होती है उसके अंदर जो भोजन गया उसको तोड़कर जो जटिल पदार्थ होता है ना, जटिल मतलब जटिल होता है, उसको सरल में बदल देता है ना, वो रिक्तिका द्वारा उसको भोजन को सरल टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद में, ठीक है, बसा हुआ अपच जो कोशिका की सतह की ओर गति करता है, बसा हुआ मतलब सुनिए ना, बसा हुआ जो शेष रह जाता है वो क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो खाद्य पदार्थ बच जाता है उसको वापस शरीर से बाहर क्या निष्कासित कर दिया जाता है और जो आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है उसने ग्रहण कर लिया उसको वो अपने शरीर में एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। इसके बाद में आपने देख लिया कि अमीबा में पोषण इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं पैरामेशियम में पोषण किस प्रकार से होता है। दूसरा आता है पैरामेशियम में पोषण। तो पैरामेशियम होता है वो अपनी पक्षाप होते हैं ना, इसके द्वारा क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है ना। जो पक्षापद कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए होता है और ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जो कोई विशिष्ट स्थान होता है उसके द्वारा ही पैरामेशियम अपना भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। यह आपने यहाँ पे समझ लिया। फिर आते हैं मनुष्य के अंदर पोषण। ये तो हो गया अपने जंतु में पोषण, मतलब अमीबा में पोषण कर लिया, ठीक है। अब मनुष्य के अंदर पोषण, मनुष्य किस प्रकार से पोषण करेगा, मनुष्य अपना भोजन कैसे करेगा, ठीक है। मनुष्य मतलब आप और हम इस भोजन को कैसे करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सरल भाषा में बोलोगे हम भोजन को हाथों से लेके मुंह के द्वारा डाल के खा लेते हैं और हमारा भोजन हो गया, नहीं, इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया होती है ना। तो शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया वो आपको पता ही नहीं, आप कह रहे कि हमने भोजन खाया शाम को और सुबह उसको त्याग दिया, ये नहीं होता, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है आप देखो ना, सबसे पहले देखो अंतग्रहण होता है। सबसे पहले अंतग्रहण, उस भोजन को हम खाएंगे, अंतग्रहण होता है। सबसे पहले क्या होगा, अंतग्रहण, हाँ, हम हाथों के द्वारा मुंह के अंदर से इसको खाएंगे ना, चबाएंगे, दांतों के द्वारा चबाएंगे, फिर वो जाएगा अपने शरीर के अंदर, ठीक है। शरीर के अंदर जाएगा, फिर उसका पाचन होगा, ठीक है। भोजन का पाचन होगा, वैसा का वैसा नहीं होगा, ठीक, उसका पाचन होगा। पाचन के बाद में उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण होगा, उसके बाद में बहिक्षेपण मतलब बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है कि मनुष्य में पोषण का पूरा, ठीक है। तो अपन इसको और विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है, ठीक है। तो मनुष्य भोजन अपने आहार नाल के जैसे आहार नाल होते हैं वो मुंह से लगाकर गुदा तक एक संपूर्ण नली है ना, मुंह से खाते हैं और पीछे लास्ट तक छोड़ते हैं। तो पूरा प्रक्रम किसके अंतर्गत आता है, पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आहार नाल मुख्य रूप से रहता है। तो आहार नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट है ना, जो पूरा आहार नाल है तो उसमें कौन कौन से भाग आएंगे उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा अपना ऊपर वाला भाग मुंह, है ना, मुंह के द्वारा हम भोजन को खाते हैं, ठीक है। भोजन का अंतग्रहण कहाँ से होता है, तो भोजन का अंतग्रहण होता है वह मुंह के माध्यम से होता है, ठीक है। आप मुंह के द्वारा ही खाते होंगे, सब मुंह से खाते हैं ना भोजन को, ठीक है। फिर उसके बाद में दांत आएगा, फिर दांत का भी कोई काम होगा ना, दांत क्या करेगा, भोजन को चबाएगा, दांत के द्वारा भोजन सभी का वैसे पूरा का पूरा निकल गया ना, तो हमको चबाने के लिए दांत की आवश्यकता होती है। जो एक प्रकार की भगवान अपन को मशीन दे दी ना, दांत एक प्रकार की मशीन होती है जो भोजन को चबाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई जीवा का भी कुछ काम होगा ना। दांत का तो काम है, आपको पता है दांत हमको चबाते हैं, लेकिन जीभ का कुछ काम नहीं ना। तो जीभ का भी काम है, जीभ है ना स्वाद को सकता है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जीभ जो होती है तो भोजन के स्वाद को भी सकता है, लेकिन उसका ये भी पता लगाता है भोजन जो जीवा होते हैं ना, जीभ होती है आपकी, है ना, वो क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जो भोजन होता है वो लार कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब लार जो होती है जीभ के द्वारा क्या करती है, जो भोजन होता है उसको एकदम लसपसा बना देती है, मतलब एकदम वो मतलब भोजन को क्या लार ग्रंथि के द्वारा लार प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में जीवा का काम ये होता है उसका, फिर उसके बाद में क्या आती है, लार ग्रंथियाँ आती हैं। जीवा के बाद में आएगी लार ग्रंथियाँ, ठीक है। आपको लार के बारे में सबको पता होगा कि आपको खाना को देखकर पहले मुंह में पानी आ जाता है ना, तो मुंह के अंदर पानी आना क्या होता है, लार होती आ जाती है, ठीक है। मुंह को पहले से मुंह में पानी आ जाता है। तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है। लार क्या कहते हैं, लार किसको कहते हैं, तो मुंह से निकलने वाला रस होता है जिसको हम बोलेंगे मुंह में पानी आ गया है ना, तो मुंह में जिस पानी आ जाता है वो क्या होता है, लाल रस होता है, ठीक है। जो भोजन को लसा बनाता है ना, तो उसके लिए लार की आवश्यकता होती है। फिर स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस शर्करा, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस तो आ गया, कौन सा आ गया, मुख वाला, ठीक, कौन सा हो गया, मुख वाला पहला प्रोसेस हो गया। तो मुंह के अंदर दांत हैं, जिह्वा है और लार ग्रंथियाँ। उसके बाद आएगा भोजन ग्रसिका,
मतलब भोजन सभा तो लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जाएगा कैसे ना, नीचे तक कैसे जाएगा, ठेठ मतलब शरीर तक कैसे पहुँचेगा, इसकी बात करते हैं। तो जो भोजन ग्रसिका होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये मतलब देखो ना, मुँह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति के मतलब द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, जो क्रमाकुंचन गति होती हैं उनके द्वारा भोजन को मुंह से लेकर आमाशय तक ले जाया जाता है। ठीक है, ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन ये क्या होता है, कैसे जाती है ना, वो अपने आप जाती है। उनमें क्या होता है, जो ग्रसिका होती है उसकी मांसपेशियों में संकुचन भी होता है, मतलब सिकुड़ना और फूलना, ये इसमें होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते डायग्राम है ना, ये एक मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य आप सब जानते हो मनुष्य क्या होता है ना, ये मनुष्य है, मनुष्य के अंदर एक जीवा है ना, मतलब यहाँ वाला भाग जिसको जीवा है, मुख वाला भाग है, मुख के अंदर जीवा है। ठीक है, जीवा के अंदर फिर दांत होंगे, दांत भी होंगे। ठीक है, इसमें फिर मुख गुहा है ना, मुख गुहा होता है यहाँ पे, और ग्रसिका होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रसिका है। फिर इसके बाद में ये यकृत है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लाल लाल कलर का, ये क्या है, लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये यकृत है। ठीक है, आप देखो ना, वो देख लो आराम से देखो। ठीक है, ये क्या यकृत है, ये यकृत है। यकृत कौन सा, ये वाला यकृत। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आमाशय है। ठीक है, ये आमाशय आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पित्त है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हरे रंग का है ना, पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय का क्या काम होता है, पित्त का भंडारण करना। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं पित्ताशय, जो पित्ताशय होता है उससे पित्त नली निकलती है। ठीक है, यहाँ पे पित्त नली आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अग्नाशय, ये जो ये वाला पार्ट्स होता है, ये क्या होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पूरा भाग अग्नाशय हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कोलन है ना, इसे छोटी हाथ या बड़ी हाथ कह सकते हैं आप, है ना। तो बड़ी हाथ आप देख सकते हैं ना, बृहदांत्र इसको बड़ी हाथ बोलते हैं। ठीक है, जो बार वाली हाथ है उसको बड़ी हाथ बोलते हैं। ठीक है, बृहदांत्र यहाँ इसको बड़ी हाथ बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ी हाथ है ना। उसके बाद में आपने देखी होगी जो अंदर वाली जो होती है उसको हम छोटी हाथ बोलेंगे या क्षुद्रांत्र बोलेंगे। ठीक है, छोटी हाथ के अंदर वाली है, इसको हम क्षुद्रांत्र बोलेंगे, बड़ी हाथ जो बाहर वाली इसको हम बृहदांत्र बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और लास्ट में देखो है ना, यहाँ पे क्या है, ये गुदा द्वार है, इसके द्वारा मल बाहर फेंका जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये परिशेष जो परिशेषिका है। ठीक है, ये वाला पार्ट से परिशेषिका। ठीक है, आपको सीधे पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा लगभग, जो मानव पाचतंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, सब आ गया। ठीक है, आप भोजन कहाँ से खाओगे, मुंह के द्वारा खाओगे, यहाँ से आपका भोजन आएगा मुंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ से भोजन यहाँ से होते हुए आमाशय के अंदर आएगा। ठीक है, आमाशय के अंदर से आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, जो HCl अम्ल होता है। ठीक है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल है ना, जो कि पाचन के लिए सहायक होता है। ठीक है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। उसके बाद में ठीक है, ये पूरा ये क्या है, ये पूरी छोटी हाथ बड़ी आते हैं। उसके बाद में जाके लास्ट में क्या हो जाता है, मल का त्याग हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गया सबको, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फिर आता है आमाशय। ठीक है, अपने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजन ग्रसिका पढ़ ली थी। भोजन ग्रसिका से क्या होता है, भोजन आमाशय तक पहुँच गया। ठीक है, आमाशय तक यहाँ तक पहुँच गया भोजन अपन, मतलब आमाशय तक भोजन पहुँच गया, और आगे कैसे पहुँचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर किससे पहुँचता है, क्या पे देखो। फिर आता है आमाशय। तो आमाशय के अंदर अपन देखते हैं तो इसकी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्मा होती है। ठीक है, तो जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl होता है। ठीक है, इसके बाद श्लेष्मा होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है ना, पेप्सिन होता है वो पाचक एंजाइम, जो पाचक एंजाइम होता है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। फिर आप यहाँ पे एसिड देख रहे हैं ना, HCl एक अम्ल है ना, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो भोजन को अम्लीय माध्यम कौन प्राप्त करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता होता है। इसको अम्लीय माध्यम प्राप्त कर लेगा, जो कि पेप्सिन की क्रिया होगी उसमें सहायता प्रदान करेगा। फिर बात करते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा का भी क्या काम है, श्लेष्मा क्या होता है, ये आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। काम क्या है इसका, आमाशय के आंतरिक स्तर, जो आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है ना, आंतरिक स्तर की अम्ल होता है, उससे क्या करती है, रक्षा करती है, वो श्लेष्मा का काम होता है। ठीक है, आपको जठर ग्रंथियों के बारे में सबको जानकारी हो गई होगी। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, पेप्सिन होती है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम में आता है, ये जो भोजन होता है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या होती है, श्लेष्मा क्या करती है, जो आमाशय की जो आंतरिक स्तर होता है ना, तो उसको क्या करता है, अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, आपको आमाशय आराम से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूज नहीं, किसी को कंफ्यूज नहीं, किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे क्षुद्रांत्र है ना, इसको क्या बोलेंगे, सोटी आंत्र है ना। क्षुद्रांत्र मतलब क्या बोलेंगे, सोटी आंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल मतलब सोटी आंत्र, क्या बोलेंगे, सोटी आंत्र बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लिख देना छोटी आंत्र। ठीक है, इससे थोड़ा लिखने हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत्र। अब ये क्या करेगी, छोटी आंत्र से, छोटी आंत्र भी किसी काम की होगी ना, बिना काम का। जो शरीर का कौन सा भी भाग होता है वो बिना काम का, कौन सा भी भाग बिना काम का नहीं होता, सबका एक एक काम होता है। ठीक है, तो सबका एक काम दे रखा है, वो सब अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आंत्र रस होता है, तो आंत्र रस में देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। ठीक है, जो आंत्र रस होता है किसमें परिवर्तित करता है, आंत्र रस को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, वसा में परिवर्तित करता है, और प्रोटीन में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है ना, आपने रचना पढ़ी थी C6 वाले ना, तो उसके अंदर आप देखो ना, आपने पहले यहाँ पे पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो
ये देख रहे हैं ना आप, कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ग्लूकोज है ना, ये देख रहे हैं आप ग्लूकोज है, ठीक है। C6H12 और O6 ग्लूकोज है, ठीक है, समझ में आ गया। वापस नीचे जाते आज नीचे ना, नीचे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। C6H12 O6 यह ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर आता है वसा। तो वसा क्या, वसा अम्ल ग्लिसरॉल का, वसा अम्ल जो ग्लिसरॉल होता है ये इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या काम है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात देखो, यहाँ पे किसमें है ना, सोटी आंत्र के अंदर अपन किसमें देख रहे हैं, सोटी आंत्र में देख रहे हैं ना। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, जो यकृत होता है ना, यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, यहाँ देखो ना, ये यकृत होता है, इससे पित्तरस, पित्तरस से पित्त लवण, ठीक है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। फिर आता अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय की रस का निर्माण होता है इसमें। अग्नाशय देख सकते हैं ना, अग्नाशय के अंदर एमिलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। अग्नाशय के अंदर क्या क्या होता है, अग्नाशय होता है वो अग्नाशिक रस का स्रावन करता है। एमिलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे ना, प्रोटीन से पेटोन से और वसा से वसा अम्ल बनता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे समझ में आ गया सब कुछ है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं अपन दार्द्रोम। तीसरा आता है अपना दार्द्रोम। इसमें क्या होता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। जो अवशोषण होता है उसका जो सतही क्षेत्रफल होता है बड़ा हो जाता है ना, सतही क्षेत्रफल फूल जाता है, ये होगा अपना सोटी आंत, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जल का अवशोषण करके जो वर्ज्य पदार्थ मतलब जो पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उनको गुदा से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसका काम होता है ये काम होता है बड़ी आंत का, ठीक है। आप बड़ी आंत देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको चित्र में बता दूँ ना अच्छी तरीके से, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका चित्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी आंत है ना, आपको दिखाई दे रही है ये वाली क्या बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत से क्या होता है, जो खराब पदार्थ होता है वो गुदा के द्वारा, यहाँ गुदा द्वारा से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। समझ में आ गया तो समझना पड़ेगा, समझ आ गया, ठीक, अच्छी बात है। फिर आगे देखो ना, ये हो गया अपना ये तो पूरा पाचन वाला क्षेत्र खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपन अगले वीडियो में बात करेंगे श्वसन के बारे में, ठीक है। श्वसन के बारे में बात करेंगे तो अपना पाचन वाला जो पूरा अपना कंप्लीट हो गया। तो पाचन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, पाचन के अंदर आप देख सकते हैं आपने क्या क्या पढ़ा, पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। पाचन के अंदर सबसे पहले अपने जय प्रक्रम पढ़ा, ठीक है। जय प्रक्रम क्या होता है, जो जीव के अनुरक्षण की कार्य करता है उसको हम जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम के अंतर्गत हमने जो एक पाचन वाला है ना, पाचन वाला अपना पढ़ लिया। उसके बाद अपन पद पढ़ेंगे अगले वीडियो में, श्वसन पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद भी पढ़ेंगे वयन और उसके बाद पढ़ेंगे उच्चरण, ठीक है। तो अपना जो पाचन वाला कंप्लीट हो गया। तो पाचन वाले जो पोषण होता है उसके अंदर अपन क्या पढ़ा, जो पोषण के अंदर पढ़ा है वो पढ़ा हमने। पोषण के प्रकार, दो प्रकार के पोषण होते हैं, सपोषी पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है। सपोषी पोषण, ठीक है। सपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है। ये यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, इस प्रकार से होता है पौधों के अंदर। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी और जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में जो इसकी घटना होगी तो सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन करना, ठीक है, होता है। इसके बाद फिर अपने अपना रंध्र है ना, रंध्र क्या होता है, जो पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र के कार्य आपको मैंने बता दिया क्या क्या कार्य होते हैं, रंध्र के क्या काम होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, और पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है जल का वो भी रंध्र के द्वारा होता है। फिर अपन ने बात की विषमपोषी पोषण की, ठीक है। विषम जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है हमने इसको आराम से पढ़ लिया था, इसको ना। इसमें ये अलग अलग प्रकार थे, प्राणी संपोषण था, मृत जीव पोषण था, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करना, ठीक है। और इसके बाद था परजीवी, मतलब जो जीवितों से क्या अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका उदाहरण देख लिया था अमीबेल जू और पितागम में, ठीक है। इसके बाद में फिर अमीबा भी पोषण कर लिया था। अमीबा अपना भोजन फूल पादप के द्वारा ग्रहण करती है। फिर उसके बाद पिरामिशियम के अंदर पक्षमाप के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो मनुष्य के अंदर पोषण वाला संपूर्ण कर लिया। तो मनुष्य पोषण अपना पूरा प्राप्त करता है। तो वो एक आहारनाल होती है, आहारनाल कहाँ से, मुँह से लगाकर बुधा तक पूरी एक नली होती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं, भागों का प्रमुख कार्य पढ़ लिया। उसके बाद में अपने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कल श्वसन वाला, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको श्वसन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो इसको डिसलाइक करें, आपको जो करना वो करें, ठीक है। धन्यवाद।